हर किसी की ज़िंदगी में कुछ न कुछ इस तरह के वाक़यात ज़रूर पेश आते हैं कि उन पे वो जब भी गौर करता है तो उसके ना सिर्फ रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बल्कि वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जो वाक़या मेरे साथ पेश आया था, क्या वो वाक़ई में हकीकत पे मबनी था या फिर वो एक ख्वाब था या फिर एक वहम था। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था और मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम शकील है और मैं कोरंगी के अंदर रहा करता हूं। अब जब हम लोग 2002-2003 में कोरंगी के एरिया में शिफ्ट हुए थे तो करीब व जवार में जो भी मिल्स मौजूद हैं या जो भी इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद है, मैंने वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था। और ऐसे ही हुआ कि बिला आखिर काफ़ी कोशिशों के बाद मुझे एक जॉब मिल गई। और ये जो जॉब थी ये बुनियादी तौर पे नाइट की जॉब थी, यानी कि रात के 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक वहाँ पे मुझे ड्यूटी करनी थी। और बेसिकली ये एक प्लांट था। इस प्लांट में फर्स्ट फ्लोर पे, यानी कि जो ऊपर का हिस्सा था जहाँ पे छत मौजूद थी, मुझे वहाँ पे रह के वहाँ की देखभाल करनी थी। ये जो प्लांट था इसमें आमतौर पे नॉर्मली स्टाफ की 8 या 9 बजे तक छुट्टी हो जाया करती थी और इसके बाद सिर्फ सिक्योरिटी स्टाफ या फिर अगर कोई मैनेजर रुकना चाहता है तो वो स्टे कर सकता था। खैर, किस्सा मुख्तसर, मैं अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था और रात के तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था। तो वैसे ही ड्यूटी अंजाम देते देते एकदम से जो छत थी, मैं उस छत के एक कोने की तरफ चला गया और वहाँ जाके स्मोकिंग करने लगा। हालांकि हमें सख्ती से हिदायत थी कि इस एरिया में सिगरेट नहीं पीनी है। खैर, मैं सिगरेट पी रहा था और मेरा जो ध्यान था वो मेरे जो घर के मसले चल रहे थे उनकी तरफ था कि इसी दौरानिए में मेरी नज़र जहाँ पे स्टेयर्स मौजूद थी उस तरफ पड़ी। मुझे ऐसा लगा कि कोई 7 या फिर 8 साल की छोटी सी बच्ची है जो स्टेयर्स के बिल्कुल सामने या बिल्कुल कोने पे ना सिर्फ खड़ी हुई है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे उसके जो कपड़े हैं या उसका जो जिस्म है वो बहुत ज़्यादा गर्द आलूद है और शायद वो कोई मांगने वाली या फिर कोई फ़कीरनी बच्ची है। अब जैसे ही इस प्लांट के अंदर स्टेयर्स के पास मैंने उस बच्ची को देखा तो सबसे पहला सवाल यही था कि इस प्लांट के अंदर या इस इंडस्ट्री में कोई भी जो कि 18 साल से कम है किसी भी तरह अंदर नहीं आ सकता। तो बिला आखिर ये कौन बच्ची थी जो इतनी रात में इस अंधेरे में ना सिर्फ प्लांट के अंदर मौजूद थी बल्कि यहाँ तक चलती हुई ऊपर तक पहुँच चुकी थी। अभी मैं उस बच्ची के ऊपर गौर कर ही रहा था कि एकदम से उस बच्ची ने स्टेयर्स से नीचे की तरफ उतरना शुरू किया। अब जैसे ही वो बच्ची स्टेयर्स से नीचे की तरफ जाने लगी तो मैं उसको फॉलो करता हुआ एकदम से स्टेयर्स से नीचे की तरफ भागा। जैसे ही मैं स्टेयर्स के ऊपर आया तो मुझे बाकायदा वो नीचे की तरफ जाती हुई नजर आई। लेकिन बहरहाल जैसे ही मैंने जीने को क्रॉस किया और मैं नीचे की तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि वहां पे कोई भी बच्ची मौजूद नहीं है। हालांकि मैंने अपनी आंखों से बड़े होशो हवास में उस बच्ची को वहां पे ना सिर्फ खड़े हुए देखा था बल्कि उसको एकदम से नीचे उतरते हुए मैंने देखा था। अब स्टेयर्स से उतरने के बाद बिला आखिरी जो बच्ची थी ये कहाँ चली गई थी? क्या इसको ज़मीन खा गई थी या फिर आसमान निकल गया था? अगर ये बच्ची स्टेयर्स से उतरती तो सामने एक बहुत बड़ा सा खुला हुआ एरिया था, वहाँ पे कहीं ना कहीं भागती हुई चलती हुई नज़र आती। तकरीबन 15 मिनट तक या 20 मिनट तक मैं वहाँ पे मुसलसल खड़ा रहा। मैं मुकम्मल तौर पे सुन हो चुका था और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये हुआ क्या है। खैर, जैसे तैसे मैंने जो ड्यूटी थी पूरी रात की इसको अंजाम दिया और अगले दिन जब मेरी एडमिन मैनेजर से या जो भी एचआर का स्टाफ था उससे मुलाकात हुई तो मैंने उससे पूछा कि मैंने एक अजीब सी बात देखी है। तो इससे पहले कि मैं उसको इस बारे में बताता, वो जो मैनेजर था वो कहने लगा कि कोई बच्ची नज़र आ गई है। अब जैसे ही उसने ये बात कही तो ऐसा लगा मेरी जो ज़बान है वो मुकम्मल तौर पे सिल चुकी है। हो सकता है कि इस मैनेजर के साथ भी या इधर के जो भी स्टाफ हैं उनके साथ भी इस तरह के वाक़यात पेश आए हों।
खैर अगले ही लम्हे मैंने उससे पूछा कि आप उस बच्ची को कैसे जानते हैं। तो जो मैनेजर था वो कहने लगा कि पिछले तकरीबन 17 या 18 सालों से मैं इस इदारे में जॉब किया करता हूँ और आप पहले आदमी नहीं हैं, बल्कि आपके अलावा तकरीबन जितना भी स्टाफ है, ख़ास तौर पे इस इंडस्ट्री या इस मिल के जो भी मालिकान हैं, उन तक ने इस बच्ची को अपने ऑफिस के बाहर घूमते हुए देखा है। जब भी हम उस बच्ची को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो देखते ही देखते ये जो बच्ची है वो हवा में तहलील हो जाती है। खैर ये सब बातें सुनने के बाद मैं बड़ा हैरान था और मैं गौर कर रहा था कि बिला आखिर ये कौन बच्ची है, ये क्यों कर नज़र आया करती है। इसी दौरानिए में जो मैनेजर था वो कहने लगा कि जब मैंने यहाँ पे नया नया ज्वाइन किया था और मुझे ज्वाइन किए हुए मुश्किल से 15 या 20 दिन गुजरे थे, तो उस वक्त क्योंकि काम का लोड था और मालिकान जो थे उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं पूरी रात यहाँ पे स्टे करूँ। तो वैसे ही एक रात मैं यहाँ पे रुका हुआ था। रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था। मुझे एकदम से भूख का एहसास होने लगा और जब मुझे भूख का एहसास होने लगा तो कुछ देर तक मैं मेरे पास जो चीज़ें मौजूद थी उनको देखता रहा और फाइनली मैंने सोचा कि मैं जो यहाँ पे कैंटीन मौजूद है उस कैंटीन में जाता हूँ, वहाँ जाके तलाश करता हूँ, हो सकता है कुछ खाने के लिए मिल जाए। खैर जैसे जैसे मैं कैंटीन की तरफ बढ़ रहा था तो इत्तेफाक से वो जो कैंटीन था उसकी लाइट खुली हुई थी। अब क्योंकि आमतौर पे रात में इतना स्टाफ नहीं हुआ करता था, तो जैसे जैसे मैं कैंटीन की तरफ बढ़ रहा था दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था जैसे कैंटीन के अंदर कोई मौजूद है, और जो भी मौजूद है वो यकीनन एक औरत है या एक लड़की है, क्योंकि दूर से ही उसके जो बड़े बड़े बाल थे वो मुझे नज़र आ रहे थे। मैं बड़ा हैरान था कि इतनी रात में किसी औरत का यहाँ पे मौजूद होना किसी तरह मुमकिन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि चौकीदार या उसकी फैमिली की कोई औरत हो, या फिर हो सकता है कोई स्टाफ मेंबर हो जिसने अपनी बीवी को इस ऑफिस में इस जगह रोक रखा हो। क्योंकि मुझे भी यहाँ पे आए हुए उस वक्त इतना टाइम नहीं हुआ था, तो मैं सीधा चलता हुआ कैंटीन की तरफ बढ़ता चला आया। और जैसे ही मैं कैंटीन के बिल्कुल अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि सामने यानी रिसेप्शन के पास एक औरत खड़ी हुई है और उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है। उसका जो चेहरा था वो बहुत ही पुरकशिश चेहरा था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी अच्छी फैमिली की या खाती पीती फैमिली की लड़की है। अजीब बात यह थी कि वो जो औरत थी उस औरत के बिल्कुल बैक साइड पे 2 छोटी छोटी बच्चियां मौजूद थी। ये जो बच्चियां थीं, इन बच्चियों को देख के बज़ाहिर यही लग रहा था जैसे ये जो बच्चियां हैं वो इस औरत की ही बच्चियां हैं। बहरहाल जैसे ही मैं कैंटीन के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने दाखिल होते ही सलाम किया। अब जैसे ही मैंने सलाम किया तो बजाय इसके कि वो औरत या उसकी बच्चियां सलाम का जवाब देते, वो अजीब तरीके से मेरी तरफ देखने लगे। बहरहाल इससे पहले कि मैं उनको कुछ कहता या उनसे कोई सवाल करता, तो जो औरत थी वो एकदम से कुछ अजीब सी आवाज़ में, जैसे कि आमतौर पे पतली या नाक से निकली हुई आवाज़ हुआ करती है, मुझे कहने लगी कि इस टाइम पे यहाँ पे मत आया करो। रात के इस पहर में हम लोग यहाँ पे हुआ करते हैं। अगर अगली बार तुमने इस टाइम पे या इस वक्त में यहाँ पे आने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये जो धमकी थी ये बड़ी अजीब सी धमकी थी और मैं काफ़ी देर तक वाकई में सोचता रहा कि बिला आखिर ये कौन औरत है और इसके साथ ये जो बच्चियाँ मौजूद हैं वो आखिर कौन है। खैर मैं गुस्से से वापस मुड़ा और वापस मुड़ने के बाद जहाँ पे मुझे काम करना था या जहाँ पे मेरा ऑफिस मौजूद था वहाँ पे आके बैठ गया। मैं शदीद गुस्से में था और मैं सोच रहा था कि बिला आखिर ये कौन बदतमीज़ औरत है जिसने ना सिर्फ मुझे कैंटीन से बाहर निकाल दिया बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी मेरे यहाँ पे आने पे पाबंदी लगा दी। अगले दिन जब मेरी अपने बॉस से मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा कि रात में कैंटीन में एक औरत और 2 बच्चियां नज़र आई थीं, और जब मैंने उनसे कुछ बात करना चाही
तो उन्होंने ये कह के मुझे वहाँ से रवाना कर दिया कि जो टाइम है इस टाइम आप यहाँ पे नहीं आया करें। ये सुनने के बाद वो जो मालिकान थे वो बजाय इसके कि मेरी दाद रसी करते या वो कहते कि हम पूछते हैं या हम देखते हैं, वो कहने लगे कि जिस तरह से वो औरत कह रही है वैसे ही करो, क्योंकि जिस औरत से रात में तुम्हारी मुलाकात हुई थी वो कोई इंसान नहीं थी। कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में या इस एरिया में इसके आबाद होने से पहले भी एक जन्नात की फैमिली रहा करती थी। वो अब भी यहाँ पे मौजूद है और अक्सर अपनी प्रेजेंस को शो किया करती है। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये स्टोरी हमें ताबिश साहब ने शेयर की है और ये बताते हैं कि अब से तकरीबन 11 या 12 साल पहले ये गरीबाबाद के एक घर में रहा करते थे। जो लोग गरीबाबाद के बारे में जानते हैं तो वहाँ पे एक कब्रिस्तान भी मौजूद है, और इनका जो घर था ये बताते हैं इनके घर के बिल्कुल सामने यानी कि रोड क्रॉस करके एक कब्रिस्तान मौजूद था। तो अक्सर ऐसा होता कि जब ये छत पे मौजूद होते यानी कि फर्स्ट फ्लोर से नीचे की तरफ आते तो इन लोगों का सामना उस कब्रिस्तान की तरफ हो जाया करता था। तो इसी तरह एक रात थी और रात के तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था। इत्तेफाक से जो इनके घर वाले थे वो सारे के सारे किसी प्रोग्राम में गए हुए थे। ये बताते हैं कि मैं काफ़ी देर तक टीवी देखता रहा और टीवी देखने के बाद जब मैं बोर हो गया तो मैंने सोचा कि जो छत है यानी कि इनके कमरे से निकल के सामने जो छत मौजूद है वहाँ पे चला जाता हूँ, कुछ देर के लिए बाहर की तरफ झांकना शुरू करता हूँ। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं उस कमरे से निकल के छत की तरफ आया तो मुझे महसूस होने लगा जैसे बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही है। अब ये जो शोर शराबे की आवाज़ थी बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे किसी की लड़ाई हो रही है या बहुत सारे लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। बहरहाल जब ये छत पे आए और छत पे आने के बाद इन्होंने बाहर की तरफ झांकना शुरू किया, क्योंकि ये भी देखना चाहते थे आखिर कौन लोग हैं जो इतनी बुरी तरह लड़ रहे हैं। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने बाहर की तरफ झांका तो उस रोड पे यानी जहाँ तक मेरी निगाह जा रही थी कोई भी मौजूद नहीं था। उस रोड पे देखने के बाद जब मेरी नज़र सामने जो कब्रिस्तान मौजूद था उस तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि कब्रिस्तान के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और जितने भी लोग हैं इन सब लोगों ने एक जैसा लिबास पहन रखा है, यानी कि सब के सब लोगों ने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा था। और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि सारे के सारे जो लोग हैं कोई ज़िक्र कर रहे हैं या तो हो सकता है कि कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अब ये काफ़ी देर तक उन लोगों को गौर से देखते रहे। ये सारे के सारे जो लोग थे कब्रिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ कब्रों के बराबर में खड़े हुए थे, और ये जो कुछ था ये बड़ा ही हैरान कुन था। खैर 5 मिनट के बाद जब मैं वापस पलटा और वापस से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा, तो जब मैं वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा तो ना जाने क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने बाकायदा मेरा नाम लेके मुझे आवाज़ दी है। अब जैसे ही मुझे मेरा नाम लेके आवाज़ सुनाई दी तो मैं दोबारा से पलटा और मैं समझा कि शायद मेरा कोई दोस्त होगा जो मुझे बाहर बुलाने के लिए आवाज़ दे रहा होगा। खैर जैसे ही मैं छत के कोने पे आया और मेरी नज़र सामने यानी कब्रिस्तान की तरफ पड़ी तो अब वहाँ पे उस कब्रिस्तान में एक भी बंदा मौजूद नहीं था। हालांकि अब से तकरीबन 30 सेकंड पहले जब मैं यहाँ से वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ा था तो कब्रिस्तान के अंदर तकरीबन 100 के करीब लोग मौजूद थे, और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे खड़े होके वो तिलावत कर रहे हैं। खैर मैंने कब्रिस्तान में देखने के बाद नीचे की तरफ देखा तो वहाँ पे भी मेरा कोई दोस्त मौजूद नहीं था। अब मुझ पे एकदम से न सिर्फ कपकपी तारी हो चुकी थी बल्कि एकदम से मेरे शदीद पसीने छूटना शुरू हो चुके थे। खैर मैं हाँफते काँपते जैसे तैसे
अपने कमरे की तरफ बढ़ा और अपने कमरे में पहुंचने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक मैं अपने बेड पे मुसलसल बैठा रहा और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नज़र उठा के छत की तरफ या बाहर की तरफ देख सकूं। और ये जो कुछ हुआ था ये पिछले 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर हुआ था और अब मैं बड़ी बेचैनी से अपने घर वालों के वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। खैर इस दौरानिए में जितनी भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी मैं मुसलसल उनकी तिलावत करता रहा और अल्लाह अल्लाह करके जब मेरे घर वाले वापस आए तब कहीं जाके मुझे थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। अब ये जो वाक़या था मैंने सोचा कि मैं अपने घर वालों के साथ शेयर ना करूं, क्योंकि आम तौर पे अगर आप किराए के घर में रह रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। खैर ऐसे ही हुआ कि इसके तकरीबन 10 या 11 दिन के बाद इत्तफाक से मैं मेरे घर वाले किसी प्रोग्राम में गए हुए थे, जबकि जो हमारा घर था यानी जो हमारा फर्स्ट फ्लोर था उस फ्लोर के ऊपर मेरी बहन घर में अकेली मौजूद थी। मेरी बहन बताती है कि उसको 12 साढ़े 12 बजे एकदम से शोर शराबे की आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही उसको शोर शराबे की आवाज़ें आना शुरू हुई तो वो सबसे पहले खड़ी हुई। उसने भी वैसे ही सबसे पहले छत की तरफ देखा और वहाँ से आगे बढ़ के बाहर की तरफ झांकने लगी। मेरी बहन बताती है कि जैसे ही मेरी नज़र कब्रिस्तान की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि जो सामने कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान में जो शुरू होते ही एक बहुत बड़ा सा दरख्त लगा हुआ है, उस दरख्त के बिल्कुल नीचे कोई खड़ा हुआ है और बज़ाहिर देखने से या उसके हुलिये से ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की है जो वहाँ पे खड़ी हुई है। अब इतनी रात में किसी लड़की का इस तरह से बाल खोल के कब्रिस्तान के अंदर मौजूद होना ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी बहन बताती है कि तकरीबन 3 या 4 मिनट तक मुसलसल मैं उस लड़की को देखती रही और वो जो लड़की थी ऐसा लग रहा था जैसे वो भी मुसलसल मेरी तरफ देख रही है। हालांकि वो डिस्टेंस पे मौजूद थी लेकिन उसके बावजूद भी उसकी आंखों में कुछ इस तरह की चमक मौजूद थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें दूर से नज़र आने के बावजूद भी ना सिर्फ चमक रही हैं बल्कि कुछ अजीब तरीके से या तंजिया तरीके से वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। मेरी बहन बताती है कि कुछ देर तक मैं मुसलसल उसको देखती रही और इसके बाद जब मुझ पे खौफ तारी होना शुरू हुआ तो मैं वापस से कमरे की तरफ चलती चली आई। मेरी बहन बताती है कि जब मैंने वापस कमरे की तरफ चलना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमारी छत है यानी कि जो हमारे घर के यानी कमरे के सामने वाला हिस्सा है उस छत के ऊपर से किसी ने एकदम से चलना शुरू किया है। बाकायदा किसी के चलने की या कदम रखने की न सिर्फ आवाज़ आ रही थी बल्कि अब मेरी बहन को लगने लगा था जैसे कोई उसको मुसलसल फॉलो कर रहा है। मेरी बहन बताती है कि मैं चाहती थी कि मैं पलट के देखूं और मैं कंफर्म करूं आखिर कौन है जो छत पे इतनी रात में मौजूद है। खैर मेरी बहन ने फ़ौरन से कमरे के अंदर आने के बाद सबसे पहले कमरे को लॉक किया क्योंकि वो अपनी सेफ्टी को इंश्योर करना चाहती थी और कमरा लॉक करने के बाद जब उसने खिड़की से छत की तरफ देखना शुरू किया तो मेरी बहन बताती है कि वही औरत वही लड़की जो भी कुछ देर पहले मुझे कब्रिस्तान के अंदर दरख्त के नीचे या दरख्त के बराबर में नज़र आई थी, हूबहू वैसी ही लड़की मेरी छत पे यानी कि हमारी जो छत है उसके बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ी हुई थी। वैसे ही उसके बाल खुले हुए थे और वैसे ही वो पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देख रही थी और उसके साथ साथ उसकी जो आंखें थीं वो वैसे ही स्पार्क कर रही थीं जैसे कि मुझे उस वक्त कब्रिस्तान में खड़े हुए उसको देखने पे स्पार्क करती हुई नज़र आ रही थी। मेरी बहन बताती है कि उसने फ़ौरन से खिड़की बंद की और जितनी भी कुरानी आयत उसको आया करती थी वो मुसलसल उनकी तिलावत करती चली गई। तकरीबन 15 या 20 मिनट के बाद जब उसने खिड़की को दोबारा से खोल के बाहर की तरफ देखना शुरू किया तो बाहर की तरफ ना वो लड़की मौजूद थी ना ही उस लड़की का नामो निशान मौजूद था।
अब ये जो दो वाक़यात थे जो हमारे साथ यानी मेरे और मेरी बहन के साथ उस घर में पेश आ चुके थे, तो अब कोई वजह नहीं बनती थी कि हम अपने घर वालों से इन बातों को छुपाएं। खैर, क्योंकि हम ऑलरेडी एडवांस पेमेंट कर चुके थे, किराया हम ऑलरेडी दे चुके थे, तो इतनी जल्दी घर को चेंज करना या इस घर को छोड़ के किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाना तकरीबन नामुमकिन था। अब हमारे पास यही ऑप्शन था कि जो भी हमारा टाइम है वो इस घर के अंदर पूरा करें और कोशिश करें कि हमेशा पाक साफ रहें, ख़ास तौर पे अपने घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत को लगा के रखें। इसी तरह कर कर के तकरीबन 2 या 3 महीने हमने उस फर्स्ट फ्लोर पे ना सिर्फ गुजारे, बल्कि इस दौरानिए में बहुत सारे मज़ीद वाक़यात थे जो ना सिर्फ हमारी फैमिली के साथ बल्कि जो हमारे बराबर में लोग रहा करते थे उनकी फैमिली के साथ भी बहुत बार पेश आए।